नमस्कार, मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत, कैथल। आशा है बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और जैसा कि शिक्षा विभाग ने सभी कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं, आप अगली कक्षाओं के अंदर प्रवेश ले चुके हैं। आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं आपके सामने वो है हमारी संसद। हमारी संसद इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संसद जो है वो कार्य करती है और इसके कौन कौन से अंग हैं, इसके जो सदन हैं, चाहे लोकसभा है या राज्यसभा, उनकी कार्यवाही किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से एक जो बिल है वो कानून बनता है या एक विधेयक है वो कानून बनता है, उसका भी छोटा सा रूप हम जो है, जो छोटी छोटी मॉक पार्लियामेंट की क्लिप्स हैं, उनके माध्यम से हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, या फिर मैं कहूँ 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। न केवल कला वर्ग के छात्र अपितु वाणिज्य व विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमारी संसद किस प्रकार से कार्य करती है और कौन कौन से अंग हैं इस संसद के, इसकी कार्यवाही कैसे होती है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और विस्तार से जानते हैं कि हमारी संसद किस प्रकार से कार्य करती है। भारतीय संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बच्चों, अमूमन आप ये गलती कर बैठते हैं कि जब भी ये पूछा जाता है कि संसद किन से मिलकर बनती है, तो आप केवल लोकसभा और राज्यसभा को ही मेंशन करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। आइए अब हम इन तीनों ही अंगों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा की संरचना, कि लोकसभा कैसे बनती है। तो लोकसभा के अंदर कुल 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 550 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करके और चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य जो हैं वो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकती है लोकसभा की। लोकसभा की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा के सदस्य जो हैं वो बदल जाते हैं। राज्यसभा, जिसे कि संसद का ऊपरी सदन भी कहा जाता है। अगर राज्यसभा की संरचना हम देखें तो राज्यसभा के अंदर कुल 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की अन्य विशेषताएं देखते हैं। बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। संकट काल के दौरान हालांकि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो नियमित रूप से चलता रहता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। बच्चों, ध्यान रखें आप, सदन जो है वो स्थायी है, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो बदल दिए जाते हैं और उनकी जगह नए सदन आ जाते हैं। इस प्रकार ये सदन एक समय में पूरा का पूरा सदन कभी भी खाली नहीं होता और अनवरत रूप से लगातार ये सदन चलता रहता है। इस सदन के अंदर 12 विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, चाहे वो कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, खेलकूद आदि के अंदर जिनकी विशिष्ट उपलब्धि रही हो,
उन व्यक्तियों को महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस सदन के अंदर मनोनीत किया जाता है। बच्चों, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति जी ने सचिन तेंदुलकर को जो है वो राज्यसभा में मनोनीत किया था और वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं। सदस्यों का जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके चयन की बात करें तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है उनका चुनाव करते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं और धन विधेयक यदि लोकसभा से पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उसे मात्र 14 दिन ही रोक सकती है। उसके बाद विधेयक को पास समझा जाएगा। संसद के सत्र। बच्चों, आप आम समाचारों के अंदर या फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये सुनते होंगे या ये पढ़ते होंगे कि अमूमन तारीख से या अमूमन दिन से संसद का सत्र आरंभ होने वाला है। तो ये संसद के सत्र क्या होते हैं? संसद के सत्र जो हैं, संसद की बैठकें होती हैं जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार के सत्र जो हैं वो हमारी संसद के अंदर आयोजित होते हैं। बजट सत्र, जिसे सबसे लंबा सत्र कहा जाता है, ये फरवरी माह में अमूमन प्रारंभ होता है और मई तक चलता है। इसमें हमारे देश का बजट तैयार होता है। मानसून सत्र, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच जो है वो अमूमन चलता है। बच्चों, एक विशिष्ट ध्यान रखें कि भारतीय संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। तो इसके अलावा भी राष्ट्रपति अगर उचित समझे तो अगर कोई ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का कोई विशिष्ट सत्र भी बुला सकते हैं। बच्चों, अब हम हमारी भारतीय संसद की कार्यवाही के कुछ महत्वपूर्ण मदों से हम रूबरू होते हैं कि हमारे भारतीय संसद जो है, लोकसभा के सत्र किस प्रकार से आयोजित होते हैं, उनके अंदर किन किन प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है। तो वैसे तो भारतीय जो संसद है उसके अंदर वैधिक रूप से 32 मद होते हैं कुल, लेकिन हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मदों का ही चयन कर रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको संसद की जो प्रारंभिक एक कार्यवाही है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। क्योंकि ये जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, ये वीडियो न केवल 9वीं कक्षा के छात्र के लिए उतनी ही उपयुक्त है, अपितु 12वीं कक्षा के छात्र के लिए भी ये समान रूप से उपयुक्त वीडियो है। क्योंकि संसद जो है, और चाहे भले ही वो कला वर्ग का विद्यार्थी हो या फिर आपका कॉमर्स का हो या फिर साइंस का विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए हमारी संसद को जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम कुछ संसद के महत्वपूर्ण मदों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है कि संसद की बैठक चलने के लिए न्यूनतम संख्या, सामान्यतः संसद की जो कार्यवाही है उसको चलने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है उसे कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन की कार्यवाही चलने के लिए कुल सदस्यों का स्वयं अध्यक्ष को मिलाकर और कम से कम 10% जो है वो मेंबर होने जरूरी हैं सदन को चलाने के लिए। तो इसे हम कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन की कार्यवाही चलानी है तो उसके कुल सदस्यों का 10% होना जरूरी है, तभी संसद की कार्यवाही चल सकती है। प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है।
ये संसद की कार्यवाही का महत्वपूर्ण मद होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। आइए प्रश्नकाल को एक बच्चों की इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी नैन्सी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि भारत के कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ साथ पानी के मामले में संपन्न राज्य गुजरात और फरीदाबाद जैसे शहर राष्ट्रों में आ गए हैं। हर वर्ष वर्षा का कीमती जल व्यर्थ बह जाता है। ऐसे में हमारी सरकार की वर्षा जल संचयन को लेकर सरकार क्या कर रही है? हर तरफ ट्रैक्टर माफियाओं का राज है। लोग 1500 से 2000 रुपए में पानी पीकर पीने के लिए मजबूर हैं। कुछ शहर में भूजल स्तर लगभग समाप्त हो चुका है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी स्थिति होगी। ऐसे में हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय जल संसाधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, साथी सांसद के जल को लेकर चिंता वर्जित है। हमारे देश में पीने योग्य जल की कमी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी सरकार इस विषय को लेकर संजीदा है। इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से सदस्यगण प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अब पूछे गए प्रश्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न। ये इस मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। और तीसरी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। इनमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की ही देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि शून्यकाल जो है वो भारतीय संसद ने ही इजाद किया था और पूरे विश्व में जो है भारतीय संसद ने ही शून्यकाल का उदाहरण प्रस्तुत किया और एक प्रक्रिया बनाई शून्यकाल, जिसके अंदर भी जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आइए बच्चों की एक वीडियो के माध्यम से शून्यकाल और उसके दौरान पूछे जाने वाला प्रश्न को हम एक बार देख लेते हैं। अब शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी अनामिका जी। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर रुपया रिजर्व बैंक से उधार लिए हैं और शिक्षा स्तर के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा है, लेकिन देखने में आया है कि वंचित उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मेरा प्रश्न हरियाणा राज्य से संबंधित है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हर वर्ष कितनी राशि खर्च हो रही है? 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों का नामांकन पिछले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है? शिक्षा के स्तर में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? मानव संसाधन एवं विकास मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में हरियाणा राज्य के बारे में पूछे गए प्रश्न पर मैं बताना चाहूंगी कि युवा सांसद तथ्यों से अनभिज्ञ है। हरियाणा पहला राज्य है जिसमें पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध की जा रही है एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल दी जा रही है। विकलांग छात्राओं के लिए विशेष दर्जा स्थापित किए जा रहे हैं। IDD के माध्यम से उन्हें डॉक्टरी उपकरण उपलब्ध कराकर उनके लिए प्रतियोगिता आयोजित करना तथा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करना इसमें से प्रमुख है। मेरी सम्मानित सदस्य को जानकारी नहीं कि करोड़ों रुपए भवन निर्माण
के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। कक्षा के कमरे, शौचालय, चारदीवारी एवं हर प्रकार के रैंडम निर्माण के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। जहां तक नामांकन बढ़ाने की बात है, इससे पिछले वर्ष से 15% तक की वृद्धि हुई है। जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है, सरकारी विद्यालयों का परिणाम निजी विद्यालयों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों में हरियाणा पहला राज्य है, जहां पहली कक्षा से अंग्रेजी लागू है। सरकारी विद्यालयों की प्रगति को देखकर कई ग्रामवासियों ने तो अपने गांव के सभी बच्चों के दाखिले सरकारी विद्यालयों में कराने का प्रण लिया है। आज हमारे सरकारी विद्यालय हर क्षेत्र में आगे हैं। आशा है मेरी साथ सदस्य मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव। यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना या निरस्त करने का प्रस्ताव होता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है और पीठासीन अधिकारी अगर उचित समझे तो प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकते हैं, अन्यथा वो प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग भी करा सकते हैं और वोटिंग के बाद वो चाहें तो स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है अथवा स्थगन प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है। आइए एक वीडियो के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव के जानने का प्रयास करते हैं। आज की कार्यवाही का अगला वर्ग कार्य स्थगन प्रस्ताव आरंभ होता है। कुमारी खुशी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देश में हो रहे किशोर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में हो रहे अपराधों में से 50% भूमिका किशोरों की ही है। किशोर किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इनसे ही देश उन्नति और प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। ये आंकड़े मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं। किशोर अपराधों में नशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पंजाब जैसे सम्राट राज्यों में नशा और किशोर अपराधों के अनेकों मामले आए हैं और अब नशे और अपराधों का चलन पंजाब और हरियाणा सहित पूरे भारत में फैल गया है। हमारा युवा वर्ग अंधकार में जा रहा है और हमारी सरकार कुंभकर्ण में सोई पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि सभी प्रस्तावों को छोड़कर इस विषय पर चर्चा की जाए। आज सदन में और भी महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं। महोदय, मेरी आपसे विनती है कि इस विषय पर वोटिंग लगाई जाए। जो सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। महोदय, प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। कृपया आप शांत रहिए और बैठ जाएं। कार्यवाही चलने दें। यह सरकार जन विरोधी सरकार है। यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। यह तानाशाही सरकार है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृपया आप कार्यवाही चलने दें। शांत रहिए और बैठ जाएं। स्थगन प्रस्ताव के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे संसद की कार्यवाही की और इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति लेकर किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है और इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है किसी ऐसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है। आइए एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। अब हम ध्यान आकर्षण
करेंगे तुम्हारे काजल विपक्षी सांसद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश के सामने आ रही गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ और वो समस्या है बाढ़ की। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हिमालय से लेकर केरल तक बाढ़ की स्थिति में है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली मौतों में से 20% बाढ़ में होती है। विभिन्न राज्यों में आने वाली बाढ़ से सालाना 1.680 करोड़ रुपए की फसलें नष्ट हो जाती हैं और 12.40 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 64 वर्षों के दौरान 2.02 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ और 1.02 लाख करोड़ फसलों का। इसके अलावा बाढ़ से 25.6 लाख हेक्टेयर खेत भी नष्ट हो गए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा है और यहाँ बाढ़ व उससे संबंधित घटनाओं में 154 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के 6 राज्यों में बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर बना दिया है। मैं सरकार का इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दिलाते हुए सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। जल संसाधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से साथी सांसदों को बताना चाहूंगी कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर हमारी सरकार का कोई बस नहीं चलता, लेकिन हम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। सभी राज्यों को विशेष एडवाइजरी जारी की गई। अब हम बात करते हैं विधायी कार्यों की या विधि निर्माण या कानून निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो किस प्रकार से एक सदन के अंदर जो हमारा संसद है उसके अंदर कानून बनता है। कोई भी सामान्य विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में उसे पेश किया जा सकता है। इस विषय में आप ध्यान जरूर रखें बच्चों कि जो धन बिल है या धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है स्पीकर की पूर्व अनुमति से, क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, वो निर्णय करते हैं कि कौन सा बिल धन बिल है या नहीं है। सामान्य जो विधेयक की हम बात करते हैं, किसी सामान्य कानून की बात करते हैं, तो वो संसद के दोनों ही सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी उसे पेश किया जा सकता है और वो बिल पेश होने से लेकर और पास होने तक क्रमशः प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और कमेटी की आवश्यकता या अवस्था और उसके बाद दूसरे सदन में जाता है। वहां पर भी यही प्रक्रिया चलती है। किसी भी बिल को पेश किया जाता है और प्रथम वाचन में जो है उस बिल की जो मुख्य बातें हैं वही बताई जाती हैं। द्वितीय वाचन जो होता है इसके ऊपर, बिल के ऊपर काफी चर्चा होती है, बहस होती है और तृतीय वाचन जो होता है इसके अंदर उस बिल के ऊपर वोटिंग कराई जाती है। यदि बिल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है या बहुमत मिल जाता है तो उस बिल को पास कर दिया जाता है और दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और तृतीय वाचन में वोटिंग के बाद उस बिल को जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति जी अगर उस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो उस बिल को, वो बिल जो है वो नोटिफिकेशन जारी होता है भारतीय गजट में और उसके बाद वो कानून बन जाता है और समस्त भारत में वो लागू हो जाता है। तो इसीलिए हमने
वीडियो के प्रारंभ में बात की थी कि भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदन किसी बिल को पास करने के बाद राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति जी ही उनके पास वो पावर होती है, वो शक्ति होती है कि वो किसी बिल के ऊपर सिग्नेचर करके और उस बिल को कानून का रूप दे देते हैं। हालांकि इसमें कुछ भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ शक्तियां उन्हें मिली हैं और कुछ शक्तियां वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है वो कार्य करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, जैसे जेबी वीटो, जेबी पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी बिल को रोक सकते हैं बशर्ते वो धन बिल ना हो, और उसे जो है वो कार्य की अधिकता और समय की कमी का हवाला देकर उसे अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, यानी कि उसे विलंब कर सकते हैं। तो ऐसी जो है वो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास है, जिसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो आइए बच्चों, जो एक बिल है, एक विधेयक है, उसके ऊपर जो द्वितीय वाचन है उसमें किस प्रकार से बहस होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष तर्क वितर्क करते हैं उसके ऊपर, उसको एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार ये बच्चे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रथम वाचन द्वितीय वाचन के अंदर किस प्रकार किसी विधेयक के ऊपर, किसी बिल के ऊपर चर्चा होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी लोगों को कहना चाहूंगी, कृपया इस पर चर्चा कीजिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों लागू रही। देश जानना चाहता है कि इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कि कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कि कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कि 35A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। सभापति महोदय, देश जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर के लोग आज गरीब क्यों है। आज देश जानना चाहता है। नेता प्रतिपक्ष, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये तो कश्मीर के अंदर कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा दिया था, कहाँ गई वह इंसानियत। आज घाटी के अंदर डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। लोगों से उनकी आजादी छीनी जा रही है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। क्या यही आपकी इंसानियत थी? क्या यही आपकी कश्मीरियत थी? क्या यही आपकी जमहूरियत थी? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृपया आप शांत रहिए और बैठ जाएं। आप कंटिन्यू रहिए। जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 आप लेकर आए हैं, उसने कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप कश्मीर के आवाम को क्या जवाब देंगे? आप हुकूमत के हकदार पे ऐसा कह रहे हैं, आप सत्ता के मत में चूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्हें कश्मीर की कितनी चिंता है। अगर यही चिंता पिछले 70 साल से हुई होती तो आज कश्मीर के ये हालात न होते। जो कार्य 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, वह कार्य आज होने जा रहा है। आपके पास बहुमत था, संख्या बल था, लेकिन अगर नहीं थी तो वह थी राजनीति
आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि आप दलगत राजनीति छोड़कर अपने निजी हितों को छोड़कर देश के हित के लिए कार्य करें, देश के हित के लिए आगे आए। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमें अहंकार है, कि हमें सत्ता का मत है, लेकिन इन्हें बताना चाहूंगी कि ये मुद्दे हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में उस टाइम भी थे जब तक हम म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव तक नहीं जीतते थे। हमारी पार्टी ने देश हित को सर्वोपरि रखा है। आशा है बच्चों आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा और भारतीय संसद के बारे में आपको जो मूलभूत जानकारी है उनका ज्ञान हुआ होगा। और साथ में आप अपने नोट्स भी जरूर बनाएं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के जो प्रश्न जो आज हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर वो पूछे जाते हैं। आपने बड़ी आत्मीयता के साथ इसे देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।